सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम बैक टू ओनली यूट्यूब चैनल हाईफाई स्टडी पर आपका स्वागत है। और आज मैं यहाँ पे आपके सामने लेके आई हूँ शिक्षण अधिगम की वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सो प्लीज़ बिल्कुल ध्यान से देखना। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो मैं आज आपको कराने वाली हूँ बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। ठीक है, एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हो ना। हाँ, इससे पहले के जो भी 30 क्वेश्चन है वो ऑलरेडी से मैं 2 वीडियोज़ में करा चुकी हूँ। ठीक है, तो जिसने वह वीडियो नहीं देखा है सो प्लीज़ पहले वो वीडियो देख ले। ठीक है, फिर ये देख लेना। ठीक है, फिर आपसे कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चंस क्या है? ठीक है, प्रयोग प्रदर्शन विधि मुख्य रूप से किस कार्य के लिए उपयोगी है? ठीक है, जो प्रयोग प्रदर्शन होती है विधि, ठीक है, वह किसके लिए इंपॉर्टेंस वर्क करती है? ठीक है, तो प्रयोग प्रदर्शन विधि मुख्यतः विज्ञान शिक्षण के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, किसके लिए? साइंस मेथड के लिए क्या होती है? यह इंपॉर्टेंस होती है क्या? प्रयोग प्रदर्शन। ठीक है, क्योंकि जब हम साइंस में कुछ पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या करना होता है, उसमें बच्चों को बिल्कुल जो भी हमने उसमें टॉपिक पढ़ा है तो उस पर हम क्या करते हैं, उसको प्रयोग करके दिखाते हैं। जैसे कि भाई ये ऐसे नहीं ऐसे, ठीक है, ये ऐसे होगा, क्योंकि साइंस जो होता है वह ज़्यादातर प्रयोगों पर ही आधारित होता है। ठीक है, तो बिल्कुल भी यहाँ पर कन्फ्यूज़ नहीं होना है और नहीं यहाँ पर चीज़ें रटना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। बाल केंद्रित शिक्षण का क्या अर्थ है? ठीक है, बाल केंद्रित आई मीन चिल्ड्रंस सेंटर्ड। ठीक है, तो बाल केंद्रित शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें बालक को केंद्र मानकर शिक्षण का कार्य किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा शिक्षण की नवीन विधा है। ठीक है, तो क्या होता है बाल केंद्रित शिक्षण? बाल केंद्रित शिक्षण वह होता है जिसमें हम बालक को क्या करते हैं, चाइल्ड्स ऑफ सेंटर्स होता है। ठीक है, चाइल्ड्स को हम क्या मानते हैं, सेंटर पर रखते हैं। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सारा वर्क करते हैं। ठीक है, और यह जो हमारी विधि है यह हमारी न्यू विधि है। ठीक है, शिक्षण की यह हमारी न्यू विधि है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, शिक्षण पद्धति के अंतर्गत डाल्टन योजना का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, तो शिक्षण पद्धति के अंतर्गत डाल्टन योजना का प्रतिपादन हेलन पार्क हर्स्ट ने किया था। ठीक है, यह क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चंस इन एग्जाम्स में नहीं बल्कि जब आप कंपटीशन लेवल में कुछ वो करोगे, क्वालिफाई एग्जाम्स करोगे, ठीक है, सीटेट है फिर यूपीटेट वगैरह, तो उसमें भी यह क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि डाल्टन योजना का जो प्रतिपादन है, ठीक है, वह नामकरण वह किसने किया था? तो यह हमारा हेलन पार्क हर्स्ट ने किया था। ठीक है, तो हमको सिर्फ ओनली यहाँ पे एग्जाम्स के लिए ही रेडी नहीं होना है, आगे के लिए भी हमको इसको फीचर्स के लिए भी क्या होना है, रेडी करना है, जितने भी ये हमारा सब यहाँ पे सिलेबस है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, किस शिक्षण पद्धति में प्रथम बार बच्चों को लिखकर सिखाने की क्रिया में मांसपेशियों के संतुलन पर जोर दिया गया था? ठीक है, वह कौन सी शिक्षण पद्धति है जिसमें कि फर्स्ट बार, ठीक है, चिल्ड्रंस को राइटिंग सिखाने की जो वो होते हैं वर्क, उस पर क्या दिया गया था, जोर दिया गया था? ठीक है, तो देखते हैं, मॉन्टेसरी पद्धति में लिखकर सिखाने की क्रिया में मांसपेशियों के संतुलन पर जोर दिया गया था। ठीक है, वह कौन सी थी? वह हमारी मॉन्टेसरी पद्धति थी। ठीक है, जिसमें कि लिखकर सिखाने की क्रिया पे क्या दिया गया, जोर दिया गया। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट, बहुकक्षा शिक्षण क्या है? जब शिक्षण कार्य कई कक्षाओं के बच्चों को एक साथ बैठाकर किया जाता है तो ऐसा शिक्षण बहुकक्षा शिक्षण कहलाता है। ठीक है, बहुकक्षा शिक्षण शिक्षण की नई विधा है। ठीक है, बहुकक्षा शिक्षण क्या होता है, जिसमें ऑल क्या होती है, ऑल क्लासेस के स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, और टीचर्स वन टीचर्स होते हैं। ठीक है, और उसमें क्या करते हैं, ऑल क्लासेस के स्टूडेंट्स को एक जगह बैठाकर क्या किया जाता है, उनको शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, ऐसा वैसे इसलिए किया जाता है जब टीचर्स की क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, ज़्यादातर इसलिए किया जाता है बहुकक्षा शिक्षण। ठीक है, और यह क्या है, यह हमारी बहुकक्षा जो शिक्षण है यह शिक्षण की नई विधि है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, प्ले वे पुस्तक के लेखक कौन है? तो हेनरी कोल्डवेल कुक। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि प्ले वे पुस्तक के जो लेखक है, राइटर है, वह कौन है? तो वह हेनरी कोल्डवेल कुक है। ठीक है,
बिल्कुल यहाँ पे रटना नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे समझकर क्या करना है, सब कुछ लर्न करना है, ठीक है। और उसको फिर अपने अकॉर्डिंग उसको क्या करना है, आंसर्स को बनाना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, वीडी भाटिया के अनुसार प्रेरणा सिद्धांत क्या है? तो प्रेरणा बालक में रुचि पैदा करती है, बिल्कुल। और जब वह एक बार किसी विषय में रुचि लेने लगता है तो वह उसे ध्यानपूर्वक पढ़ता है अथवा करता है, वह उसमें ध्यानमग्न होकर कोई कार्य करता है। इस प्रकार सीखने का कार्य आसान हो जाता है, चाहे वह आगे कठिन ही क्यों ना हो, ठीक है। यहाँ पे बात किसकी हुई है? यहाँ पे बात हुई है मोटिवेशंस की, ठीक है। किसने की है? वीडी भाटिया ने यहाँ पे मोटिवेशंस की बात की। उन्होंने कहा है कि जब भी बालक किसी चीज़ में रुचि पैदा करता है तो वो क्या होता है, मोटिवेट जब होता है तो बच्चा तभी किसी चीज़ में क्या करता है, रुचि लेने लगता है, जब वह पूरा प्रॉपर क्या होता है, खुद से मोटिवेट होता है, ठीक है। और जब वह एक बार किसी विषय में रुचि लेने लगता है तो वह उसे ध्यानपूर्वक पढ़ता है, बिल्कुल। जब वह किसी भी टॉपिक्स पर या फिर किसी भी वर्क पर क्या हो जाता है, उसकी जो ध्यान होता है या फिर उसकी रुचि होती है उसमें क्या होता है, वह उसको ध्यानपूर्वक रीड करता है, ठीक है। वह उसमें ध्यानमग्न होकर कोई कार्य करता है, ठीक है। इस प्रकार सीखने का जो कार्य होता है वो क्या हो जाता है, वो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। अगर कोई वर्क डिफ़िकल्ट भी है अगर, तो वो मोटिवेट से क्या हो जाता है, बिल्कुल ईजी हो जाता है, ठीक है, चाहे वह आगे कठिन भी क्यों ना हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे, उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की दो विशेषताएं लिखिए, ठीक है। उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की दो विशेषताएं। फर्स्ट, बिना लागत की शिक्षण अधिगम सामग्री होनी चाहिए। सेकंड, अल्प लागत की शिक्षण अधिगम सामग्री होनी चाहिए, ठीक है। शिक्षण सामग्री क्या होती है, जैसे कि बिना लागत की शिक्षण अधिगम सामग्री होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें कोई भी खर्चा ना हो, ठीक है। फर्स्ट है हमारे यहाँ पे। और सेकंड है कि अल्प लागत की शिक्षण अधिगम सामग्री होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, किन्हीं 4 शिक्षण सूत्रों का नाम बताइए। फर्स्ट, सरल से जटिल की ओर। सेकंड, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। थर्ड, ज्ञात से अज्ञात की ओर। और पूर्ण से अंश की ओर, ठीक है। सरल से जटिल की ओर क्या होता है, जैसे कि कुछ वर्क है या फिर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो पहले उसको कैसे पढ़ाएंगे, पहले इजी वे, ठीक है, और फिर क्या होगा, हार्ड वे, ठीक है। पहले इजी से चलेंगे स्टार्टिंग, और फिर जैसे जैसे वो इजी से होते हुए सीख जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर उसको हार्ड भी आ जाएगा, ठीक है। फिर ये होता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ठीक है। स्थूल क्या होता है, स्थूल होती है जो चीज़ उसको दिख रही है, ठीक है, देख कर या फिर छू कर उसको वो सीखता है। और सूक्ष्म होता है जिसको फिर वो अपनी माइंड से क्या करता है, उसको अट्रैक्ट करता है, ठीक है, जैसे कि माइंड में कैलकुलेशन करना, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म कहते हैं, ठीक है। फिर एक ज्ञात से अज्ञात की ओर, जैसे कि हम उसको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश में सबसे पहले उसको क्या सिखाएंगे, वोवेल्स या फिर कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, ABCD तो सिखाएंगे। अब उसको एकदम ऐसे थोड़े बोलेंगे कि भाई A फॉर एप्पल है, फिर C फॉर कैट, ठीक है, ऐसे थोड़े। तो पहले ज्ञात से, ज्ञात मीन्स होता है कि पहले ABCD सिखाओ, ठीक है, और फिर अज्ञात मीन्स होता है कि A फॉर क्या होता है, एप्पल, जैसे कि A से क्या बनता है, एप्पल, ठीक है। फिर एक पूर्ण से अंश की ओर, ठीक है, पहले उसको पूर्ण से, ठीक है, फिर उसको क्या जाएंगे, फिर उस पर अंश की ओर क्या जाएगा उसका ध्यान, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, कहानी सुनते समय शिक्षक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कहानी सुनाते समय शिक्षक का संप्रेषण अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल। उच्चारण शुद्ध व स्पष्ट होना चाहिए। कहानी की भाषा सरल व छात्र के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए, बिल्कुल। जब टीचर्स स्टूडेंट्स को कहानी सुनाते हैं, ठीक है, तो कहानी सुनाते समय शिक्षक का जो संप्रेषण होता है वह बिल्कुल क्या होना चाहिए, गुड होना चाहिए, ठीक है, अच्छा होना चाहिए। अगर वो बैड होगा तो फिर बच्चे कहानी ध्यान से नहीं सुनेंगे, ठीक है। और उच्चारण शुद्ध व स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल। जो भी हम कहानी सुना रहे हैं टीचर्स, तो क्या होना चाहिए, बिल्कुल उसमें शुद्धता होनी चाहिए लैंग्वेज में। अगर लैंग्वेज में शुद्धता नहीं होगी तो फिर वो कहानी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे, जैसे कि शिक्षण की भाषा सरल व छात्र के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए, ठीक है। जो भी हम उसको स्टोरी सुना रहे हैं तो वह बच्चों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है, बच्चों के फीचर्स के या फिर बच्चों के अनुकूल ही होनी चाहिए। और भाषा उसकी क्या होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, ठीक है, न कि हार्ड। फिर नेक्स्ट है, राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान कहाँ है। राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान लखनऊ में है, ठीक है, कहाँ है, लखनऊ में। फिर नेक्स्ट है, राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ है। तो राज्य परियोजना कार्यालय ये भी कहाँ है, हमारा लखनऊ में है, ठीक है। फिर सीमेंट कहाँ है, तो सीमेंट इलाहाबाद में स्थित है, ठीक है, ये तो आपको लर्न करने होंगे, ठीक है, क्योंकि। फिर नेक्स्ट है,
उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान ये भी कहाँ है? हमारा इलाहाबाद में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है SCERT का पूरा नाम बताइए, ठीक है। SCERT का पूरा नाम, तो SCERT का पूरा नाम राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है NCERT का पूरा नाम बताइए, NCERT, ठीक है। तो NCERT का पूरा नाम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है, ठीक है, नेशनल, ठीक है। NC तो नेशनल होता है, SC होता है स्टेट, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट है राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का गठन 1981 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1981 ईस्वी में हुआ था। फिर नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण के चरण के नाम बताइए। तो सूक्ष्म शिक्षण में मुख्यतः 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं, जिनके नाम इस प्रकार है, ठीक है। जो सूक्ष्म शिक्षण के चरण है वे कितने होते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बन जाता है आपसे, अगर पूछा जाता है कि सूक्ष्म शिक्षण में मुख्यतः कितने चरण होते हैं, तो कितने होते हैं? 6 चरण होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 6 चरण होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट यहाँ पे योजना, पाठन, फीडबैक, पुनर्शिक्षण, पुनर्योजना या फिर पुनर्फीडबैक, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले स्टेप्स जब हम बनाते हैं, ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण को जब हम सबसे पहले स्टेप्स बनाते हैं तो क्या करते हैं? पहले तो हम किसी वर्क पर क्या करते हैं? योजना बनाते हैं, ठीक है। फिर उसका क्या करते हैं? पाठन करते हैं, ठीक है। फिर उस पर क्या देते हैं? उस पर भी फीडबैक देते हैं, ठीक है, कि कैसा हुआ कैसा नहीं। फिर उस पर क्या होता है? फिर उस पर पुनर्शिक्षण होता है, ठीक है। फिर क्या होता है? उस पर पुनर्योजना होता है, ठीक है। फिर उस पर पुनर्फीडबैक होता है। फिर इस पर आपको पता चलता है कि आपने कितना बेनिफिट्स आपने उनको बनाया, ठीक है, और कितने अच्छी तरीके से आपने उसको समझाया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है शिक्षण की कोई एक परिभाषा लिखिए, ठीक है। शिक्षण की कोई एक परिभाषा बतानी है यहाँ पे। तो शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्या है? शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है, जिस पर प्रत्येक देश की शासन प्रणाली, सामाजिक दर्शन या फिर सामाजिक परिस्थितियों या फिर मूल्यों एवं संस्कृति का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जिस देश में जैसी शासन प्रणाली या सामाजिक तथा औद्योगिक परिस्थितियाँ होगी वहाँ उसी प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया होगी, ठीक है। बिल्कुल थोड़ा समझ लेते हैं इसको क्या होता है। तो देखो इन्होंने बताया यहाँ पे कि शिक्षण की कोई भी एक इसको क्या बता रही है? डेफिनेशन बताने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो शिक्षण एक क्या होते हैं? सोसाइटी प्रक्रिया होती है, ठीक है, जिस पर प्रत्येक देश की क्या होती है? शासन प्रणाली या फिर सोशल्स, ठीक है, या फिर सोशल्स परिस्थितियाँ, ठीक है, या फिर मूल्यों एवं संस्कृति का क्या होता है? इस पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है, बिल्कुल। और जिस देश में जैसी शासन प्रणाली या फिर सामाजिक या फिर औद्योगिक परिस्थितियाँ होगी, ठीक है, वहाँ उसी प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया होगी, ठीक है। अगर कोई कंट्री है, ठीक है, बिल्कुल पूरी अपने उसमें क्या है? पूरी डेवलप है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे जो शिक्षण प्रक्रिया होगी बिल्कुल वो भी क्या होगी? बिल्कुल डेवलप होगी। अगर कोई देश अपनी परिस्थिति में क्या है? इन डेवलपमेंट है, ठीक है, तो इन डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग ही उसकी शिक्षण प्रक्रिया होगी, ठीक है। क्योंकि जो भी शिक्षण होती है, जो शिक्षण प्रक्रिया होती है वो अपनी कंट्रीज, खुद की कंट्रीज पर क्या करती है? बहुत ही बेनिफिट होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि शिक्षण की कोई 2 उद्देश्य बताए, ठीक है। शिक्षण के कोई 2 उद्देश्य बताने हैं यहाँ पे, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि मानसिक अक्षमता का विकास, फिर सेकंड है क्रियाशीलता का विकास, ठीक है। जो शिक्षण के कोई भी 2 यहाँ पे क्या बताने थे? हमको उद्देश्य बताने थे। तो फर्स्ट है मानसिक अक्षमता का विकास, सेकंड है क्रियाशीलता का विकास, ठीक है। सो फिर आशा करती हूँ कि आप लोगों के बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम्स है तो आप मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व कर दूँगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय।